Hello everyone, welcome to our YouTube channel SKS Biology Classes। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज लेक्चर नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल है हमारे सेल का। इसका सिंगुलर जो है माइटोकॉन्ड्रियन होता है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, सिलिंड्रिकल होता है, सॉसेज शेप्ड होता है और कहाँ रहता है? साइटोप्लाज्म में रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिलिंड्रिकल और सॉसेज शेप्ड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, सिलिंड्रिकल और सॉसेज शेप्ड होता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये दिया गया था बेंडा के द्वारा, ठीक है। और ये जितने भी यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो सब में जो है ये पाया जाएगा। प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन एरोबिक यूकैरियोट्स एंड टेक पार्ट इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड क्रेब साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और क्रेब साइकिल में जो है ये पार्टिसिपेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऐसे जो है आपको दिखाई नहीं देगा। इसको देखने के लिए इसको स्टैंड करना पड़ेगा, मतलब उसको रंगना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप इफ नॉट स्पेसिफिकली स्टैंड। अगर इसको रंगा नहीं गया तो जल्दी ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। So for visibility of mitochondria, it can be stained differentially with the Janus green and are easily distinguishable under the microscope। जानस ग्रीन से जो है माइटोकॉन्ड्रिया को किस चीज़ से रंगा जाता है? जानस ग्रीन से। जानस ग्रीन से जो है इसको जो है रंग दिया जाएगा, स्टैंड किया जाएगा, उसके बाद जो है इजीली ये जो है डिस्टिंग्विश हो जाएगा। Mitochondria are not present in anaerobic eukaryotes and prokaryotes। प्रोकैरियोट्स में तो नहीं ही पाया जाएगा क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेल है जो सेल ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो नहीं पाया जाएगा। और एनएरोबिक यूकैरियोट्स में तो पाया जाता है, लेकिन जो एनएरोबिक यूकैरियोट्स है उसमें जो है ये नहीं पाया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो सेल का जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। सेल कितना एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत रहेगी, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। अगर कम एक्टिव है तो थोड़ा सा भी माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो considerable degree of variability is observed।
शेप और साइज में भी जो है ना इसमें वेरिएबिलिटी होती है। इसका डायमीटर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है। इसका एवरेज जो कितना हो गया 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ हो गया 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, डायमीटर हो गया 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज जो है 0.5 माइक्रोमीटर, लेंथ जो हो गया 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। अब इसका स्ट्रक्चर जो है each mitochondrion is double membrane bound structures with the outer membrane and inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, that is outer compartments and the inner compartments। दो मेम्ब्रेन होता है इसका, इसलिए वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पूरे कंपार्टमेंट को जो है दो भाग में बांट देता है। जैसे देखिए ये क्या हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये इसका जो है आउटर मेम्ब्रेन, ये जो है आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये जो है ये जो है ये जो है ये व्हाइट कलर का जो है ये जो हो गया, ये हो गया क्या इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये दो मेम्ब्रेन हो गया ना, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये वाला हो गया इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो दो कंपार्टमेंट में इसके पूरे जो है ये पूरा उसका चैम्बर हो गया। इसको दो पार्ट में बांट गया, दो कंपार्टमेंट में। तो ये आउटर हो गया। तो ये जो चीज़ है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के से जो घिरा हुआ है ये हो गया आउटर कंपार्टमेंट। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इस जो ये इनर मेम्ब्रेन है इससे जो घिरा हुआ है ये हो गया क्या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है किससे घिरा रहेगा, इनर मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा। और जो आउटर मेम्ब्रेन से है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बीच का जो स्पेस है इसको कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो यही कह रहा है। उसका स्ट्रक्चर जो है दो कंपार्टमेंट में बांट दिया, दो मेम्ब्रेन होने के कारण। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा, स्मूथ होगा और कंटिन्यूअस होगा, लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। मतलब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होगा स्मूथ होगा, फॉर्म कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसका जो लिमिटिंग बाउंड्री है ये जो है आउटर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन जो होगा वो फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, सिंगुलर उसको कहेंगे क्रिस्टा, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन होगा वो बहुत सारा इनफोल्डिंग्स होगा। इनफोल्डिंग्स मतलब ये इनफोल्डिंग्स जो होगा वो देखिए ये सारा चीज़ क्या है, देखिए ये क्रिस्टा है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टा है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टा है। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स है। देखिए यहाँ पे देखिए ये इनर मेम्ब्रेन का जो है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसका जो है ये क्रिस्टा हो गया। ये देखिए ये क्रिस्टा हो गया। तो ये जो है क्या हो गया, क्रिस्टा हो गया। तो ये इनर मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग्स हो गया वो हो गया क्रिस्टा। ठीक है, उसको जो है सिंगुलर जो रहेगा उसको कहेंगे क्रिस्टा, और प्लूरल जो है बहुत सारा क्रिस्टा को मिलकर एक हो जाएगा क्रिस्टी। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के तरफ जो है द क्रिस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया। क्रिस्टी क्या करेगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। अब ऐसे मेम्ब्रेन है तो इतना ही ना ये छेकेगा, और यही इनफोल्डिंग है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा। सरफेस एरिया क्या करेगा, बढ़ा देगा। द क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया। आउटर मेम्ब्रेन
of the mitochondria is permeable to number of metabolites due to presence of protein channels called porins or minute pores। जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो बहुत सारे मेटाबोलाइट्स के लिए जो है वो परमिएबल होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन चैनल प्रेजेंट रहता है, जिसको पोरिन या माइन्यूट पोर्स कहा जाता है। आगे आप देखेंगे, जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर है क्रिस्टा का, तो ये देखिए ये हो गया क्या, आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया ना, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो जो बना हुआ है, ये हो गया आउटर चैम्बर। ये देखिए ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो है ये पोरिन रहेगा, मतलब पोर रहेगा। ठीक है, इसको पोरिन कहेंगे। ठीक है, पोरिन channels called porins or protein content is poorer in outer membrane as compared to inner membrane। जो प्रोटीन कंटेंट होगा वो आउटर मेम्ब्रेन में क्या होगा, कम होगा इनर मेम्ब्रेन के बनिस्पत। इनर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ओनली सम मेटाबोलाइट्स। जो इनर मेम्ब्रेन होगा वो सिर्फ कुछ मेटाबोलाइट्स के लिए जो है परमिएबल होगा। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन इज रिच इन डबल फास्फोलिपिड कॉल्ड कार्डियोलिपिन। क्या रहेगा, इनर मेम्ब्रेन में जो है डबल फास्फोलिपिड रहेगा, जिसको कार्डियोलिपिन कहेंगे। वो क्या करेगा, मेक्स द मेम्ब्रेन इम्परमेबल टू आयंस। जो कार्डियोलिपिन है जो प्रेजेंट रहेगा किस में, इनर मेम्ब्रेन में, जिसके कारण जो है ये आयन के का जो है आयन के लिए जो है इम्परमेबल हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट भी इसका ज़्यादा होगा। इनर मेम्ब्रेन का प्रोटीन कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होगा, 70 to 75% ऑफ टोटल कंपोनेंट। जितना जो इनर मेम्ब्रेन जितने भी कंपोनेंट से बना हुआ है उसमें 70 to 75% जो होगा सिर्फ प्रोटीन का होगा। तो इसका प्रोटीन कंटेंट क्या होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है, ड्यू टू presence of two membranes in mitochondria, the organelle is partitioned into aqueous fluid filled two distinct compartment। दो मेम्ब्रेन के कारण जो है जो उसका चैम्बर है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो चैम्बर है उसको दो जो है एक्वस फील्ड चैम्बर में जो है इसको ये डिस्टिंक्ट कर देगा, उसको डिवाइड कर देगा। फर्स्ट हो जाएगा आउटर कंपार्टमेंट, या इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं, या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। और इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को क्या, इनर कंपार्टमेंट मतलब मैट्रिक्स। इनर कंपार्ट मैट्रिक्स क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन जो है कि अंदर का, मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी जो है आपका एक्वस कंपार्टमेंट है उसको कहेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, और आउटर कंपार्टमेंट क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो होगा ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। देखिए आउटर में ये आउटर कंपार्टमेंट और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोला जाता है। द आउटर कंपार्टमेंट इज ए स्पेस दैट लाइज बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर कंपार्टमेंट क्या हो गया, वैसा स्पेस जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होगा। जैसे देखिए ये जो है आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, इसके बीच का जो चैम्बर है इसको कहेंगे
आउटर चैम्बर, ठीक है। It also extend into spaces of Christie and contain fluid having few enzymes। ये क्रिस्टी के स्पेस में भी जो है वो चला जाता है, जैसे इंट्राक्रिस्टल स्पेस जिसको बोलेंगे। ये देखिए ये जो है क्या है, ये आउटर चैम्बर का ही पार्ट है ना। ये हो गया क्या, क्रिस्टी हो गया, ये क्रिस्टा हो गया ना, ये क्रिस्टा हो गया ये। तो ये जो है ये चैम्बर किसका पार्ट है, ये आउटर चैम्बर है, ठीक है। ये जो है मैट्रिक्स हो गया, इसके अंदर का पार्ट मैट्रिक्स हो गया। तो यही कह रहा है कि ये जो है क्रिस्टा में भी जो है ये इसका फ्लूइड रहेगा। इनर कंपार्टमेंट को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इनर कंपार्टमेंट है वो घना और होमोजीनियस सब्सटेंस से बना हुआ रहेगा, जिसको मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब इनर कंपार्टमेंट लाइज इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो भी है, ये देखिए ये क्या है, ये इनर जो है मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है उसको कहेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो रहेगा वो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अब जो है इनर, ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या क्या रहेगा, द मैट्रिक्स पोसेस सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मोलिक्यूल्स, ए फ्यू आरएनए मोलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स रहेगा कितना 70s रहेगा। एंड the component for the synthesis of protein and enzymes for TCA cycle। TCA मतलब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, सॉरी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को ही जो है क्रेब साइकिल बोला जाता है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या रहेगा, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मोलिक्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मोलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है। और राइबोसोम जो रहेगा वो क्या रहेगा 70s रहेगा। और भी कंपोनेंट जो सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा वो भी रहेगा। और टीसीए में जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो क्रेब साइकिल है, उसमें जो एंजाइम्स मदद करेंगे वो भी जो है आपको मैट्रिक्स में मौजूद रहेगा, ठीक है। The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial functions। अब दो मेम्ब्रेन है तो दोनों मेम्ब्रेन पर जो है ना, ये दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, तो दोनों का अपना एंजाइम्स होगा और अपना फंक्शन होगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसके द्वारा, फ्यूजन के द्वारा जो है वो डिवाइड करता है। The electron carriers and enzymes for formation of ATP are present in the inner membrane। ये जो दो चीज है, ये जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर और enzymes for the formation of ATP are present in the inner membrane only। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स
और एंजाइम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कहाँ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इनर मेम्ब्रेन में रहेगा, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं रहेगा, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन एंड इट्स क्रिस्टी हैव a small tennis rocket shaped particles called elementary particles, F1 F0 particles, फर्नांडेज मोरन पार्टिकल्स, और इसी को ऑक्सीजोम्स भी कहा जाता है। मतलब ऑक्सीजोम्स का ही नाम है सारा चीज़। एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोला जा सकता है, F1 F0 F1 पार्टिकल्स भी बोला जा सकता है, फर्नांडेज मोरन पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स भी बोला जा सकता है। ईच एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F1 F0 F1 particles और ऑक्सीजोम्स contains a head, a stalk and a base। ये जो ऑक्सीजोम्स है या F0 पार्टिकल्स है उसमें क्या क्या रहेगा, ये हेड रहेगा, ये स्टाक रहेगा और ये बेस रहेगा, ठीक है। ईच एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये हो गया। ऑक्सीजोम्स फंक्शन है एटीपेज, ऑक्सीजोम है एटीपेज के रूप में काम करेगा। और ये जो है therefore they are center of ATP synthesis during oxidative phosphorylation। ये जो है एटीप्रोज के रूप में काम करेगा। और ये जो ऑक्सीजोम है ये केंद्र है, एटीपी सिंथेसिस का केंद्र है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जब होगा उस समय जो है एटीपी का कहाँ बनेगा, ऑक्सीजोम में, ठीक है। ये आपका क्रिस्टा का स्ट्रक्चर है। क्रिस्टा में क्या हो गया, ये आपको पता है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ये हो आउटर चैम्बर हो गया। ये आउटर मेम्ब्रेन में यहाँ पे जो है होल रहेगा, वो पोरिन उसको कहेंगे, ठीक है। और ये जो है हो गया ये रेस्पिरेटरी चेन हो गया। ये सारा चीज़ जो है ये रेस्पिरेटरी चेन रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये है ऑक्सीजोम्स। ये सारा ऑक्सीजोम या F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे क्रिस्टा। क्रिस्टा जो है क्या है, ये वाला पार्टिकल्स है। ये क्रिस्टा के अंदर का जो स्पेस है इसको कहेंगे इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, ठीक है। अब फंक्शन इसका जानेंगे, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मेनली ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसका जो स्थल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस कॉल्ड पावर हाउसेस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी ही काम का चीज़ होता है, ठीक है। एटीपी किसी भी शरीर में जो है किसी भी फंक्शन के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। जो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, इसलिए इसको पावर हाउसेस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, और बीटा ऑक्सीडेशन किसका होगा, फैट का। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड important intermediate for the synthesis of the many biochemicals like cytochromes, chlorophylls, steroid etc। अब जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, प्रोटीन का हो रहा है, या बीटा ऑक्सीडेशन फैट का हो रहा है, तो स्टेजेज में होगा।
तो स्टेजेज में होगा, ये नहीं कि डायरेक्ट जो है आपका जो है ATP बन गया। अब स्टेजेज में होगा, तो स्टेजेज में होगा तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट बनेगा, और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो होगा, जो और भी बॉडी फंक्शंस में जो है मदद करेगा, उससे क्या होगा, तो वो शरीर उसको बना देगा। जैसे साइटोक्रोम बना दिया, क्लोरोफिल बना दिया, एस्टेरॉयड बना दिया। ये किससे बना है? ये जो इसका इंटरमीडिएट है, जो ऑक्सीडेशन से इंटरमीडिएट जो प्राप्त हो रहा है, उससे बना। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है प्लास्टिड। इसको प्लास्टिक टर्म जो दिया गया वो ई हीकेल के द्वारा दिया गया, मतलब अर्नस्ट हीकेल के द्वारा दिया गया। ठीक है। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लेनोइड्स। प्लांट सेल्स और यूग्लेनोइड में जो है प्लास्टिड पाया जाता है। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ प्लास्टिड्स, दीज आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए ये आराम से जो है दिखाई दे देता है माइक्रोस्कोप से। ठीक है। सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। स्पेसिफिक पिगमेंट्स जो होता है ना, वो स्पेसिफिक कलर जो है, ये प्लास्टिड में बहुत सारा स्पेसिफिक कलर रहेगा। जो प्लांट का जो कलर होता है, किसी का ग्रीन रहेगा, किसी का रेड रहेगा, ये सारा चीज़ जो है ना स्पेसिफिक पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। अब ये पिगमेंट्स जो है ना, कैसा पिगमेंट जो है प्रेजेंट है प्लास्टिड में, उसके आधार पर जो है प्लास्टिड मेनली 3 तरह जो है ना, उसको 3 प्रकार के हो रहा है। जैसे ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट, तीसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स containing DNA, synthesize or store different types of organic compounds and surrounded by double membrane envelope। ये प्लास्टिड्स जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आप देखें कि वो भी जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर था, उसमें भी डीएनए था, और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मैकेनिज्म था, और 70S राइबोसोम था, इसमें भी है 70S राइबोसोम। ठीक है। अब डीएनए रहेगा तो आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सारा चीज़ हो ही जाएगा ना। तो इसलिए इसको जो है दोनों को जो है सेमी ऑटोनोमस प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस जो है सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ठीक है। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा रहेगा? ग्रीन रहेगा, ग्रीनिश प्लास्टिड्स कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल एंड carotenoid pigments which are responsible for the trapping light energy essential for photosynthesis। ये क्या करेगा? क्लोरोफिल जो है ग्रीनिश प्लास्टिड्स है, जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो है क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जो है कंटेन करेगा। ये क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स क्या करेगा? ये जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके इसको जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी को जो है ट्रैप कर लेगा, जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। जो क्लोरोफिल जो है, मैक्सिमम जो क्लोरोफिल है किसमें पाया जाएगा? ग्रीन प्लांट्स के जो है मीजोफिल सेल्स, लीव्स के मीजोफिल सेल्स में पाया जाएगा। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी वेरी करेगा साइज, शेप और नंबर में। ठीक है। ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर हो गया, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो गया,
ये आउटर हो गया, ये आउटर हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये देखिए ये ग्रेनम हो गया और थैलाकोइड्स एक पार्टिकुलर जो है एक जो रहेगा वो हो गया थैलाकोइड्स। अगर ये मिल गया ऐसे स्टैक है तो ये मिल गया, ये एक ठो हो गया ग्रेनम, ये एक ठो हो गया ग्रेनम, ये एक ठो हो गया ग्रेनम। और ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो ये पार्ट है ये हो गया क्या एस्ट्रोमा। और देखिए एस्ट्रोमा हो गया और ये देखिए ये जो है एक ग्रेनम ये हो गया, एक ग्रेनम ये हो गया, ये ग्रेनम ये और ये ग्रेनम ये। और ये थैलाकोइड जो है इस थैलाकोइड से इस थैलाकोइड को एक और थैलाकोइड जोड़ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एस्ट्रोमा लैमेली। ठीक है। अब देखिए इसमें भी देख लीजिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम है। और ये एक ठो जो रहेगा वो हो गया थैलाकोइड्स। और ये दो ग्रेनम का, ये ग्रेनम एक ग्रेनम, ये दोनों को जोड़ दिया, ये जो थैलाकोइड जो जोड़ दिया उसको कहेंगे स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है। अब शेप जो है, शेप कैसा हुआ, क्लोरोप्लास्ट आर लेंस शेप्ड, स्फेरिकल, ओवल, डिस्क्वायर्ड और रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स। ये लेंस शेप्ड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल, डिस्क्वायर्ड और रिबन शेप्ड भी हो सकता है, प्लेट शेप्ड भी हो सकता है। प्लेट शेप्ड किस में होगा, यूलोथ्रिक्स में। और रिबन शेप्ड स्पाइरोगाइरा में। कप शेप्ड किस में होगा, क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है। इसमें भी देखिए ये इनर मेम्ब्रेन, ये जो इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है इसलिए हो गया, इसके अंदर का पार्ट स्ट्रोमा हो गया। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स आर जनरली डिस्क शेप्ड। जो क्लोरोप्लास्ट होगा हायर प्लांट्स का जनरली वो डिस्क शेप्ड होगा। ये लेंस शेप्ड और क्लब शेप्ड और राउंडेड भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है डिस्क शेप्ड होता है हायर प्लांट्स का जो क्लोरोप्लास्ट है। साइज ऑफ क्या होगा, साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो वेरी इन डिफरेंट स्पेसीज लाइक शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। साइज जो है डिफरेंट स्पेसीज में डिफरेंट हो सकता है और शेप पर निर्भर करता है। इसका लेंथ जो होगा कितना होगा, 5 to 10 माइक्रोमीटर, और विथ जो होगा वह 2 to 4 माइक्रोमीटर। नंबर जो है ये एक सेल भी, एक से नंबर एक 1 पर सेल भी हो सकता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में रहता है। क्लेमाइडोमोनास क्या है, ग्रीन अलगा है। 20 to 40 भी हो सकता है मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में। अब स्ट्रक्चर इसका लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट्स आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इसमें भी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दो लेयर का बना रहेगा, आउटर और इनर। Inner chloroplast membrane is relatively less permeable than outer membrane because inner membrane has more protein including carrier proteins। इसमें भी जो है इनर जो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो लेस परमेबल होगा आउटर मेम्ब्रेन के अनुसार। क्यों, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के पास जो है प्रोटीन ज़्यादा है जिसमें कैरियर प्रोटीन भी है। The space limited by inner membrane of the chloroplast is called स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। इसमें भी वही बात है, इसमें जो है जो इनर मेम्ब्रेन से जो स्पेस लिमिटेड होगा मतलब उससे जो घिरा होगा उसको स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए ये स्ट्रोमा है, ये इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसको कहेंगे क्या, देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। इससे जो घिरा हुआ है
ये, तो इसको हम कहेंगे एस्ट्रोमा। ठीक है, एस्ट्रोमा या मैट्रिक्स। A number of organized flattened membranous sacs called thylakoids are present in stroma. A number of organized flattened membranous sacs called thylakoids are present in stroma. ये जो है थैलाक्वाइड्स जो है स्ट्रोमा में पाया जाएगा, जो ऑर्गेनाइज होगा और फ्लैटेंड होगा। ये thylakoids are arranged in stacks just like piles of coins called grana. सिंगुलर का कहेंगे इसको ग्रेनम। और द इंटरग्रेनल थैलाक्वाइड्स, ये देखिए थैलाक्वाइड्स जो है वो, थैलाक्वाइड्स जो है आपको जैसे सिक्का जो है ना, सिक्का के ऊपर सिक्का ऐसे स्टैक रहता है, अगर साइज दिया जाए सिक्का को ऊपर से ऊपर ऐसे, तो इस जो स्ट्रक्चर को जो है उसको हम कहेंगे थैलाक्वाइड्स या इंटरग्रेनल थैलाक्वाइड्स। नहीं, थैलाक्वाइड्स जो है अरेंज होगा उसको कहेंगे ग्राना, सिंगुलर जो है ग्रेनम हो जाएगा। A flat membranous tubules who connect the thylakoids of different grana is known as stroma lamellae। स्ट्रोमा लैमेली किसको कहेंगे बताए हम आपको पहले भी। A flat membranous tubules who connect thylakoids of different grana is known as stroma lamellae। ये जो स्ट्रोमा लैमेली है, ये देखिए ये एक जो है ग्रेनम हो गया, एक ये ग्रेनम हो गया, इसके बीच के दो थैलाक्वाइड को जो है कनेक्ट कर रहा है उसको कहेंगे स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली उसको कहेंगे। A space enclosed by the membrane of thylakoids is called lumen। अब ये थैलाक्वाइड्स मान लीजिए हो गया, इसके बीच का जो स्पेस इनक्लोज किया उसको कहेंगे हम ल्यूमेन। Enzymes required for the synthesis of carbohydrate and proteins are present in the stroma of the chloroplast। जो enzymes जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है वो जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो है रहता है। Stroma contains a small double-stranded circular DNA molecules and ribosomes। देखिए इसमें भी जो है small double-stranded circular DNA molecules and ribosomes क्या क्या कंटेंट किया, ये भी जो है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल्स और राइबोसोम जो है स्ट्रोमा कंटेंट करेगा। किसका? क्लोरोप्लास्ट का। द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। जो क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम हुआ या माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम हुआ या प्रोकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम हुआ, उस सब में 70s राइबोसोम पाया जाएगा। और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें जो है चाहे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगा हुआ है उस पर जो अटैच्ड है राइबोसोम या साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, ये सारा चीज़ में 80s राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो थैलाक्वाइड्स के अंदर रहेगा। जो थैलाक्वाइड्स है उसके अंदर जो है पिगमेंट्स रहेगा। ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ रहेगा? थैलाक्वाइड्स के अंदर रहेगा। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाक्वाइड्स। थैलाक्वाइड्स के अंदर जो है क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहेगा। और फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस।
Chloroplasts are the center of photosynthesis, that is formation of organic compounds, example glucose from inorganic raw material। जैसे ग्लूकोज बनता है किससे, CO2 और H2 से मिलकर बनता है ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट में होगा। और एनर्जी ट्रांसड्यूस भी करेगा। इसका जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है वो क्या करेगा, सन एनर्जी जो है, जो लाइट सन से आ रहा है उसको ट्रैप करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये सेकंड जो है उसका काम हो गया एनर्जी ट्रांसडक्शन। और क्लोरोप्लास्ट जो है लिपिड को भी जो है स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टोग्लोबुली। क्लोरोप्लास्ट स्टोर लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टोग्लोबुली। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स। ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स है, मतलब जो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उसमें डिवीजन करके जो है बनता है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, बता चुके हैं, से दोनों जो है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है। क्यों है, क्योंकि दोनों के पास जो है सर्कुलर डीएनए, 70s राइबोसोम्स है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए विच हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। बहुत सारा इसमें जो है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस कहा गया है, क्योंकि इसमें डीएनए भी है, 70s राइबोसोम है, वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। किस पर करेगा, आरएनए पर करेगा। तो सारा चीज़ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में मदद करने वाला सारा चीज़ जितने भी आपका सिस्टम का चाहिए वो सारा इसमें मौजूद है। इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। किसको, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को। अब है क्रोमोप्लास्ट। The chromoplasts are a type of plastids which contains fat-soluble carotenoids pigments like carotene, xanthophylls and others। ये जो है फैट सोल्यूबल जो है कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो है कंटेन करता है, जैसे कैरोटीन हो गया, xanthophylls वगैरह हो गया। ये जो है क्रोमोप्लास्ट में रहेगा। क्रोमोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल नहीं रहेगा। क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन क्रोमोप्लास्ट। दीज कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स गिव द पार्ट ऑफ प्लांट ए येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ये जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है वो प्लांट को जो है येलो, ऑरेंज और रेड कलर जो है प्रोवाइड करेगा। रेड, येलो या ऑरेंज जो भी कलर प्रोवाइड किया जाता है वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है उसके कारण जो है प्रोवाइड किया जाता है। क्रोमोप्लास्ट आर ओरिजिनेटेड एइदर बाय ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्रोमोप्लास्ट है चाहे ल्यूकोप्लास्ट से ओरिजिनेट करेगा या क्लोरोप्लास्ट से ओरिजिनेट करेगा। Change of color during ripening of chili and tomato from green to reddish is due to transformation of chloroplast to chromoplast। देखते हैं जो चिली है, जो मिर्चा है और ये टोमेटो जो टमाटर है, वो जब फल लगता है तो उस समय जो है क्या होता है, ग्रीन कलर का, दोनों ग्रीन कलर का होता है। और जब मतलब पकने लगता है उस समय देखिएगा कि चिल्ली भी जो है रेडिश हो जाता है, टमाटर भी करीब करीब रेडिश हो जाता है। तो ग्रीन था ना, तो ग्रीनिश था, तो इसका मतलब क्या था, उसमें क्लोरोप्लास्ट था। और जब चेंज हो गया, रेड हो गया मतलब उसका चेंज उसमें किसमें चेंज हो गया, क्रोमोप्लास्ट में। मतलब क्लोरोप्लास्ट से जो है चेंज हो गया क्रोमोप्लास्ट में। ड्यू टू पर्जेंस ऑफ chromoplast, color of
कैरेट रूट इज ऑरेंज। जो कैरेट जो है जो हम लोग खाते हैं उसका जो ऑरेंज कलर होता है वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अब थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये जो है कलरलेस होता है, इसमें कोई रंग नहीं रहता है। दी ल्यूकोप्लास्ट आर दी कलरलेस प्लास्टिड्स जनरली अकर नियर दी न्यूक्लियस इन नॉन ग्रीन सेल्स। ये न्यूक्लियस के पास रहेगा और उसके न्यूक्लियस के पास रहेगा जो नॉन ग्रीन सेल्स है, जो ग्रीन नहीं है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट है वेरिएबल शेप्स एंड साइज एंड स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। मेनली ल्यूकोप्लास्ट का जो काम है वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना है। ये डिफरेंट साइज और शेप में हो सकता है। इसमें जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और ग्राना जो है नहीं रहेगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड ग्राना आर एब्सेंट इन ल्यूकोप्लास्ट। स्पेशल ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। थ्री टाइप से स्पेशल ल्यूकोप्लास्ट होता है, जैसे एमाइलोप्लास्ट हो गया, एलियोप्लास्ट हो गया और एल्यूरोप्लास्ट हो गया। एमाइलोप्लास्ट में जो है मेनली जो है आपको कार्बोहाइड्रेट जो है या स्टार्च बोल लीजिए, ये जो है एमाइलोप्लास्ट में स्टोर होगा। जैसे पोटैटो हो गया, राइस व्हीट हो गया, ये सब जो है एमाइलोप्लास्ट। और एलियोप्लास्ट जो है मेनली जो है लिपिडोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट भी बोला जाता है। ये जो है आयल और फैट का स्टोर करता है। एलियोप्लास्ट क्या करता है, या लिपिडोप्लास्ट या एलियोप्लास्ट ये जो मेनली फैट और आयल का स्टोर करता है। जैसे मस्टर्ड सीड्स हो गया, कस्टर्ड हो गया, ये सारा चीज़ जो है एलियोप्लास्ट का एग्जाम्पल्स हो गया। और एलियोप्लास्ट में ये प्रोटीन का जो है प्रोटीन स्टोर करेगा। तो एलियोप्लास्ट को जो है प्रोटीनोप्लास्ट या ये प्रोटियोप्लास्ट कहा जाता है। जैसे एल्यूरोन लेयर जो हो ना, इसका एग्जाम्पल हो गया एल्यूरोन लेयर ऑफ दी मेज का जो एल्यूरोन लेयर होता है वो जो है प्रोटीनेशियस होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम्स आर granular structures first observed under the electron microscope as dense particles by George Palade in 1953 in animal cells. In animal cells. Ribosomes are granular structures. ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होता है दाना दाना टाइप का। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलाडे। एनिमल सेल्स में जो है ना सबसे पहले जो है जॉर्ज पैलाडे 1953 में इसको ऑब्जर्व किए थे माइक्रोस्कोप के द्वारा। जॉर्ज पैलाडे और 1953, ये याद रखना जरूरी है। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ रहेगा और कोई जो है मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहेगा। ये देखते हैं, इसलिए ये दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाया जाता है। Structures of ribosomes. The ribosomes are made up of two subunits. Large subunit is dome shaped. ये देखिए लार्ज सब यूनिट है, डोम शेप्ड रहेगा। एंड स्मॉल सब यूनिट इज कैप शेप्ड रहेगा। ये लार्ज सब यूनिट जो रहेगा ये डोम शेप्ड रहेगा, ये कैप शेप्ड रहेगा, ये स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट है। यहाँ पर देखिए ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है।
Due to a specific concentration of magnesium ion, two ribosomal subunits are united together. ये जो मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन के कारण जो है दो राइबोसोमल सब यूनिट्स है वो जुड़ा हुआ रहता है। When the concentration of magnesium ion decreases below critical level, two subunits get separated, and when the concentration level of increases in the cell matrix, the two subunits becomes associated with each other. जब क्रिटिकल लेवल से मैग्नीशियम आयन कम हो जाएगा ना तो ये जो है डिसोसिएट कर जाएगा। अगर क्रिटिकल लेवल से ज़्यादा होगा मैट्रिक्स में तो ये एसोसिएट करेगा। मेनी राइबोसोम्स विथ एसोसिएशन ऑफ कॉमन एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए फॉर्म ए चेन नोन एज पॉलीराइबोसोम और पॉलीजम्स। बहुत सारा ये देखिए ये पॉलीराइबोसोम का ये फिगर है, ये बहुत सारा ये सब यूनिट हो गया, ये दोनों सब यूनिट मिला हुआ है, ये दोनों ये एमआरएनए पर जो है ना ये सारा चीज़ लगा हुआ है। तो ये जो कंडीशन होता है इसको हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। ठीक है, ये देखिए ये स्मॉलर सब यूनिट हो गया, ये लार्जर सब यूनिट हो गया, ये 40S हो गया, ये 60S हो गया, ये 3 प्राइम एंड हो गया, 5 प्राइम एंड हो गया। ये जो हो ये है क्या एमआरएनए हो गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर कब बनेगा जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस पॉलीराइबोसोम्स आर फॉर्म्ड। जब प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस होगा तब ये पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम का फॉर्मेशन होगा। राइबोसोम्स आर present in all kinds of organisms, prokaryotic and eukaryotic except RBC। मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा और जो मैच्योर आरबीसी है उसमें जो है नहीं पाया जाएगा। राइबोसोम्स आर टू टाइप्स 70S एंड 80S। दो तरह का राइबोसोम होगा, 70S होगा और 80S होगा। 70S ribosomes are present in prokaryotic cells and cell organelles of eukaryotic cells, example mitochondria and chloroplast। 70S किस में रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में रहेगा और सेल्स ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में रहेगा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो रहेगा जो राइबोसोम वो भी 70S रहेगा, प्रोकैरियोटिक में भी 70S रहेगा और यूकैरियोटिक में क्या रहेगा 80S रहेगा। Each ribosomes have two subunits, larger and smaller subunits. The two subunits of 80S ribosomes are 60S and 40S। ये two subunits of 80S ribosomes are 60S and 40S। 80S राइबोसोम्स का दो सब यूनिट होगा, क्या क्या होगा 60S and 40S और 70S का जो सब यूनिट होगा वो क्या होगा 50S and 30S। S जो है स्वेडबर्ग्स यूनिट है, स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज इनडायरेक्टली मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। ये जो है इनडायरेक्टली साइज और डेंसिटी का मेजरमेंट होता है। इसको स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। और फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस एंड कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज। प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस मतलब पॉलीपेप्टाइड से ही
पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। प्रोटीन किससे बना रहेगा? पॉलीपेप्टाइड से बना रहेगा। पॉलीपेप्टाइड किससे बना रहेगा? पेप्टाइड से बना रहेगा। पेप्टाइड किससे बना रहेगा? एमिनो एसिड से बना रहेगा। ये बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग देखेंगे। तो ये इसलिए इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्टरीज। ठीक है। अब फ्री राइबोसोम्स synthesize enzymatic and structural proteins which are used inside the cell, and attached ribosome synthesize proteins for the transportation। जो फ्री राइबोसोम है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, वो जो है इंजाइमेटिक और स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है निर्माण करेगा, जो सेल के अंदर ही यूज होगा। और जो अटैच्ड राइबोसोम्स है, अटैच्ड राइबोसोम्स कहने का मतलब है वैसा राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है, वो जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब बाहर जाएगा। बाहर जाएगा मतलब सेल से बाहर जाएगा, दूसरा यूज के लिए, जहाँ पर उसका यूज होगा वहाँ जाएगा। ठीक है। अब न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स आर assisted in processing by specific proteins called chaperones। जो नया प्रोटीन बनेगा उसके प्रोसेसिंग में जो है एक स्पेशल प्रोटीन मदद करेगा, जिसको कहेंगे चैपेरन्स। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक गुड बाय।